तो आपका स्वागत है हमारे बायोलॉजी स्टडी पॉइंट की योद्धा सीरीज में। आज हम बताने वाले हैं आपको टॉपिक पीएच स्केल क्या होती है, पीएच मीटर क्या होता है। देखो, पीएच के बारे में बहुत रखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी ने बहुत लिख रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ पीएच होता है क्या सिंपल लैंग्वेज में। मेजरिंग ऑफ एसिड एंड बेस वैल्यू, एसिड और बेस वैल्यू को नापने के लिए पीएच काम आता है। कैसे? देखो, आप कैसे नापते हो एसिड और बेस को? आप एसिड और बेस को पहचानते कैसे? नंबर के बेस पे। अब जो नंबर की वैल्यू वो कैसे जा रही है इंक्रीज ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 40 तक। सोचो, ये तो न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल हो गई, ये ना एसिडिक है ना बेसिक है। अगर आप इस न्यूट्रल से लेफ्ट साइड तक जाओगे तो आपकी एसिडिक पावर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। अगर इसके राइट साइड जाओगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो दो चीजों पे काम करते हैं। तो पीएच स्केल क्या होती है? पीएच स्केल कह लो, पीएच मीटर कह लो, ये आपकी यूनिवर्सल वैल्यू होती है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो एसिड और बेस को शो करती है। ठीक है, तो समझो, एक फिगर आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? क्या सोचो, एसिड और बेस को नापना, आप नापते कैसे हो? स्केल से। स्केल रखी और ये लाइन कितने सेंटीमीटर की? ये लाइन 5 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की। इसी तरह से हम किसे नापते हैं? एसिड और बेस को, कि कौन सा एसिड किस नंबर पे जा रहा है। अगर हम बात करें 1 से 2 के बीच में तो क्या होता है? लेमन। ये आगे लेमन, आगे बढ़ते हो तो क्या होगा? आगे बढ़ते बढ़ते कहीं इस पॉइंट पे 5.5 आएगा, जो कि हमारे रेन का पेच होता है, यानी कि जो हमारी रेन होती है उसका पेच होता है। अगर ये पेच कम होगा तो क्या होगा? एसिडिक रेन हो जाती है। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं पहली बार इस एसिडिक उसके अंदर पेच की वैल्यू कम हो सकती है। अब भाई बात ये आती है, सर इतना समझ में आ गया एसिडिक है बेसिक है। और एसिडिक बेस में क्या होता है कि लेफ्ट साइड तरफ क्या होता है? एसिड, राइट साइड बेस होता है। सिंपल लैंग्वेज है पीएच की, समझे? पीएच यही होता है। बाकी पीएच की बहुत बड़ी लैंग्वेज है। मेजरिंग ऑफ एसिड एंड बेस समझ लो, राइट एंड लेफ्ट साइड की पोजीशन देख लो एसिड और बेस की। इसके अलावा पीएच स्केल जो होती है वो बताती है एसिड की वैल्यू, किस वैल्यू में एसिड जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा पीएच वैल्यू बताती है कि कोई एसिड कितना रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिवनेस को बताती है, कुछ शो करती है। ठीक है, तुम्हारी पीएच स्केल होती है। तो मैंने अब थोड़ा इससे नेक्स्ट टॉपिक तक पढ़ते हैं। इतना तो पढ़ लिया कि भाई पेज होता है क्या है। अब पेज का क्वेश्चन क्या आता है ये समझते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारा कि जो आपकी लार है, जो आपका डाइजेशन करने में हेल्प कर रही है, उसको अगर आप भोजन नहीं ले रहे तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है पीएच का। अगर मैं बात करूँ, आपकी जो सलाइवा है, जो कि हमारी जो लार होती है जो डाइजेस्ट करती है भोजन को, वो डाइजेस्ट करना जो सलाइवा होती है वो क्या करती है? अगर उसने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया, तो हमारा पेज कलर कैसा होगा? येलोइश कलर का कुछ पेज आएगा, यानी एसिडिक पेज होगा। क्योंकि बॉडी के अंदर एसिड बनेगा, कुछ खाया तो है नहीं, बॉडी के अंदर क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। अब एसिडिक पीएच है क्योंकि बॉडी इस समय क्या है? बहुत ज्यादा भूखी है। तो क्या हो रहा है उसके अंदर? भूख के कारण क्या हो रहा है? उसको सलाइवा ज्यादा बन रहा है, तो ज्यादा एसिड बढ़ रहा है, यानी पीएच वैल्यू 6.5 है। अगर पीएच वैल्यू 6.5 है तो ये कहाँ चली गई? ये तो 6 हो गया और 7 हो गया, 6 और 7 की पीएच वैल्यू आ गई। तो ऐसा एसिडिक कैसा हो गया ये स्लाइटली एसिडिक, यानी कि एसिडिक की स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, कुछ बहुत ज्यादा एसिडिक हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर तुमने खाना खाया ही नहीं है सुबह से, तो तुम्हारे पास जो हमारी सलाइवा डाइजेस्ट कर रही है वो कैसी फॉर्म में? वो एसिडिक फॉर्म में है। अगर वो एसिडिक फॉर्म में होगी तो वो या तो फैटी एसिड तोड़ देगी, या फिर फैटी एसिड के अलावा कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल तोड़ के भोजन ले लेगी। तो जो हमारी सलाइवा है वो खाना लेने से पहले कैसी कलर की होती है? येलोइश कलर की होती है। पीएच क्या होता है? एसिडिक है। क्योंकि हमने कुछ खाना नहीं खाया तो भूख लग रही है हमें। पीएच वैल्यू कितनी है? 6 to 7, है कि न्यूट्रल से थोड़ी सी कम है। न्यूट्रल थोड़ी सी कम है तो क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे? स्लाइटली एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ती जा रही है। ठीक है भाई, ये तो बात होगी नॉर्मल सी। आपने कभी लेमन जूस पिया है? अब लेमन में तो खट्टा होता है नहीं, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड तो क्या होगा? खट्टापन होगा। खट्टापन हो तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या होगा? रेडिश ब्राउन कलर देगा। और इसका जो पीएच वैल्यू होगी वो कितना की? 2 to 3 होगी, यानी कि 2 to 3 होगा मतलब क्या है कि 2 से 3 के बीच, यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? कैसे होगी कि एक ऑर्डर में बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये एक से बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब क्या होता है? अगर हम न्यूट्रल के पास हैं, अगर हम न्यूट्रल वैल्यू के पास जा रहे हैं, जैसे भाई ये 7 न्यूट्रल वैल्यू है, ठीक है, ध्यान से ध्यान से, ये आपकी न्यूट्रल वैल्यू है। अगर इस न्यूट्रल वैल्यू से आप अगर पीछे तरफ मूव करो तो कैसे? आप एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, क्यों? क्योंकि आप न्यूट्रल वैल्यू के पास हो। जैसे जैसे आप न्यूट्रल वैल्यू से पीछे चांस हो गए 7 6 5 4 3 2, तो क्या होगा? एसिडिक जो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ती है? क्योंकि पीएच वैल्यू क्या काम करती है? अगर आप न्यूट्रल वैल्यू के पास हो
तो न्यूट्रल वैल्यू के पास होने पे एसिडिक वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल इफेक्ट काम करता है। पर जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो आपकी एसिडिक वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो हमेशा लगता है, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, अगर कभी भी तुम्हारा पीएच 7 से कम आ रहा है, 6.5 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, तो स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि न्यूट्रल वैल्यू से पीछे जा रही है। अगर ये वैल्यू न्यूट्रल वैल्यू से, यानी कि जो आपकी 7 वैल्यू है, अगर वैल्यू 7 से पीछे तरफ जा रही है, बैकवर्ड मूवमेंट कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? जैसे जैसे न्यूट्रल वैल्यू बैक की तरफ जाएगी तो क्या होगा? एसिडिक वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि न्यूट्रल इफेक्ट कम हो जाएगा। न्यूट्रल इफेक्ट कम हो गया तो एसिडिक वैल्यू बढ़ गई, न्यूट्रल इफेक्ट कम तो एसिडिक वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पे एसिडिक यानी स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, और 2 to 3 पेज वाला होगा एसिडिक होगा, समझ रहे हो? अगर आपके सामने लेमन जूस रखा है तो आप क्या बोलोगे कि ये एसिड है? क्या है भैया? एसिड है। सोचो, खाना खाने के बाद क्या होगा? खाना खाने के बाद एसिड खत्म, क्योंकि हम खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, पानी पी लेंगे, तो एसिड वैल्यू कम हो गई। यानी एसिडिक वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? यहाँ पे एसिडिक वैल्यू थोड़ी कम थी, स्लाइटली एसिडिक थी, ठीक है, एसिडिक वैल्यू कम थी। जैसे खाना लोगे एसिडिक वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। तो चीज़ें हैं कुछ, ठीक है। दही की बात करो, दही दही ठंडी है ना, दही कैसा काम कर रही है? आप दही क्यों खाते हो? पेट में एसिडिटी बन रही है, कुछ पेट में गर्मी बन रही है, तुम दही खाएंगे। दही खाने से क्या होगा? क्योंकि दही क्या होती है नेचर, बेसिक नेचर क्या होती है? वो बेसिक नेचर की दही क्या करती है? वो बेसिक नेचर की दही तुम्हारी अंदर के एसिडिटी खत्म कर देगी, इससे क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, समझ रहे हो? तो दही का पीएच क्या होगा? दही का पीएच क्या होगा? 7 से थोड़ा ज़्यादा होगी, क्योंकि बेसिक का काम कर रही है। जो भी चीज़ आपके एसिडिटी कम कर रही है, आपको एसिडिटी हो रही है और वो चीज़ कम कर रही है, समझो को बेसिक है। अगर वो जल्दी काम करेगी तो ज़्यादा बेसिक होगी, और कम काम करेगी तो कम बेसिक होगी, ठीक है। बात ये आती है। तो आपसे कोई पूछे भाई दही का पीएच बताओ, दही का पीएच हमेशा बेसिक है, तो बेसिक पीएच कंडीशन में, अगर दही का पीएच पूछा है तो दही का पीएच कैसा काम करेगा? दही का पीएच 7 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दही का पीएच आगे जाएगा, क्योंकि हमें एसिड को तोड़ना है, और एसिड को इजीली तोड़ने के लिए दही का पीएच बढ़ेगा, बेस की वैल्यू बढ़ेगी और एसिड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो लॉजिक लगाना है, समझो भैया, ठीक है। ये है चीज़। पीएच का इफेक्ट किससे पड़ता है? प्लांट पे, एनिमल पे, खाने पे, किससे पड़ता है? ये पढ़ें तो ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ फुल टू फुल डिटेल दिया जाए हर चीज़ पे, ठीक है। ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक आता है पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है। अब तक हमने क्या पढ़ा? पीएच क्या होता है? पीएच एसिड बेस को मेजर करता है। पीएच हमेशा लेफ्ट और राइट में एसिड और बेस को अरेंज करता है। पीएच हमेशा हमारी बॉडी में, अगर हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम, अब मतलब खाना खाने से पहले एसिडिक वैल्यू बढ़ जाती है। लेमन जूस की पीएच की जो एसिडिक वैल्यू वो ज़्यादा होती है, यानी कि न्यूट्रल वैल्यू से पीछे जाने पर, न्यूट्रल वैल्यू से अगर तुम जितने पीछे जाओगे तुम्हारी एसिडिक वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और न्यूट्रल वैल्यू के पास होने पर एसिडिक वैल्यू कम हो जाएगी। न्यूट्रल वैल्यू से राइट साइड की तरफ जाओगे, दूर जाओगे तो बेसिक वैल्यू बढ़ेगी, और पास होगे तो बेसिक वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अब बात पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है, ये समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारी योद्धा सीरीज के हर पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ, और मैं कुछ क्वेश्चन भी आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ कुछ, ठीक है। अब पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है? एनिमल एंड प्लांट सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए। कैसे? ह्यूमन क्या सोचते हैं कि हम एक अच्छा टेम्परेचर में रहें, ताकि हमारी बॉडी ना गर्मी फील कर सके, ठंड फील कर सके। अब क्या है, हम ह्यूमंस का जो पीएच है कितनी है? 7.0 7.8। सर ऐसा क्यों है? 7 क्यों क्या गया हम लोगों के लिए? क्यों 7 क्यों क्या गया? क्या है इसका आंसर? मैं बताता हूँ। हमारी बॉडी कैसी होती है? आपको बुखार होगा तो आप क्या बोलोगे? बुखार हो गया, तबीयत खराब लग रही है, वीकनेस हो रही है, डाउन हो रहा है, तो ऐसे फील होगा ना। अगर आप बीमार पड़ने पर डाउन फील कर रहे हो, बुखार फील कर रहे हो, तो ये क्या है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर सेंसिटिव है, और टेम्परेचर कब घट रहा है? जब पीएच वैल्यू इफेक्ट कर रही है। तो अगर तुम्हारी पीएच वैल्यू 7.0 यानी कि 7 से ज्यादा का या कम होती है, यानी कि अगर पीएच वैल्यू 7 है, और अगर 7 से थोड़ी ज्यादा है, यानी कि 7.8 से ज्यादा होगी, तो क्या होगा? ये बेसिक हो जाएगी और आपकी बॉडी को गर्माहट फील होगी, ठीक है। अब ये चीज़ काम आती है कि अगर तुम्हारी पीएच वैल्यू अगर डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, तो किसका इम्पैक्ट पड़ता है? तुम्हारी बॉडी पे। बॉडी के मैकेनिज्म कैसे काम करेंगे? स्लो या फास्ट। सपोज करो मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पीएच वैल्यू कम हो गई, तो मेरे अंदर ज्यादा एसिड बन गया, तो मुझे अजीब फील होगा, एसिडिटी फील होगी। तो मेरी बॉडी क्या मांगती है? ह्यूमन की बॉडी क्या मांगती है? ह्यूमन की बॉडी ये बोलते हैं मुझे पीएच नॉर्मल दो, ताकि मैं अपनी बॉडी को सर्वाइव करा सकूं, ठीक है। हम अगर हम बात करें तो प्लांट हो मतलब सब लोग पीएच सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि सबके अंदर एक जीवन होता है। अब इतना ही नहीं, हम ह्यूमन के लिए पीएच नहीं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल होना चाहिए तो ही बढ़िया है।
अगर आप बारिश की बात करो तो अगर बारिश की बूंद का पानी, बारिश की बूंद में अगर कोई पानी की बूंद है, अगर उसका पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो रही है, मतलब क्या है कि वो एसिडिक है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, 7 वैल्यू यानी न्यूट्रल से पीछे की तरफ जाना शुरू करो, तो न्यूट्रल से बेक की तरफ जा रहे हो, तो न्यूट्रल से बेक की तरफ जाने में क्या होता है, एसिडिक वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अब एसिडिक वैल्यू बढ़ रही है क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 5.5 से कम हो रही है। सपोज करो इसकी वैल्यू 4.5 3.5 तक पहुंची, 3.5 हो गई, तो क्या होगा, एसिडिक रेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पीएच वैल्यू कम हो रही है। क्योंकि एसिड क्या बोलता है कि जितना तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें एसिडिक कर दूंगा। न्यूट्रल क्या बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, अब तुम लड़ाई कर रहे हैं, कैसे लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ एसिड है, एक तरफ बेस है, एक तरफ न्यूट्रल है। समझ रहे हो, देखो एसिड भी है, न्यूट्रल भी है, बेस भी है। अब एसिड क्या बोल रहा है, एसिड बोल रहा है न्यूट्रल से कि जितना तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें एसिडिक करूंगा। बेस क्या बोल रहा है, जितना तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें बेसिक कर दूंगा। दोनों लड़ रहे हैं आपस में, और न्यूट्रल क्या कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर यही न्यूट्रल वैल्यू सेट कर जाए और अगर बारिश के पानी का पीएच कम हो जाए तो क्या होगा, एसिडिक रेंज होगी। क्यों, क्योंकि एसिडिक बन जाएगी। अगर बारिश में एसिड की बूंद मिल गई, अगर बारिश का पीएच इफेक्ट कराओगे तो तुम्हें कैसी बूंद मिलेगी, एसिडिक बूंद मिलेगी। सर एसिडिक बूंद से हमें क्या नुकसान होगा, अगर एसिडिक हो तो क्या होगा, हमें बीमारी करेगी। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलना शुरू हो जाएगा, हमारी बॉडी बीमार पड़ जाएगी, जुकाम होगा, खांसी हो जाएगा। और डॉक्टर क्या बोलेंगे, तुम पक्का बारिश में नहा के आए हो, क्योंकि अगर तुम ना नहाते तो तुम बीमारी ना होती। क्यों, क्योंकि तुम्हारी जो पीएच वैल्यू वो इफेक्ट होगी ना यार। तुम ठहरे न्यूट्रल प्राणी, तुम ठहरे नॉर्मल प्राणी, सामान्य प्राणी, तुम्हारी वैल्यू इफेक्ट हो गई। 5.5 वैल्यू रेन की थी वो कम हो गई, और तुम्हारी और वो रेन की जो बूंद थी जिसकी वैल्यू कम हुई थी वो तुम्हारे ऊपर गिर पड़ी, तुम क्या हो गए, तुम बीमार पड़ गए। इसीलिए पहले बारिश में कभी नहानी चाहिए। अगर बात करें डाइजेशन की, तो तुम खाना खा रहे हो तो खाने को पचाना पड़ता है, तो वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मोलिक्यूल टू स्मॉल मोलिक्यूल। अपने खाना जो हम खाना खा रहे हैं उन खानों के बड़े मोलिक्यूल को छोटे में डिवाइड करना, वो डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन करता है हमारा एंजाइम एचसीएल। एचसीएल क्या होता है भैया, एचसीएल बॉडी के अंदर बनता है जब बॉडी को तोड़ना होता है विभिन्न कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, स्टमक में। अब स्टमक तोड़ता है तो स्टमक होता है पीएच सेंसिटिव होता है। स्टमक का पीएच कौन सी 1 to 2, क्योंकि ये क्या है, हाईली एसिडिक। क्योंकि कैसा है, हाईली एसिडिक। सर एसिडिक क्यों होना चाहिए, सिंपल सी बातें आती है, क्योंकि अगर हमारा एचसीएल एसिडिक होगा या नहीं तो डाइजेशन कैसे होगा। भाई मोलिक्यूल तो बड़े बड़े, मोलिक्यूल क्या मांगते हैं, टेम्परेचर मांगते हैं, हीट मांगते हैं। वो हीट कौन देगा, एसिड देगा। वो एसिड उन मोलिक्यूल पर अटैच होगा और तोड़ेगा उन्हें। अगर जितना ज्यादा एसिडिक वैल्यू बढ़ेगी मोलिक्यूल टूटेंगे और हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर, इसके अलावा पीएच वैल्यू का इफेक्ट किस पे पड़ता है, मिट्टी पे। अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू इफेक्ट करते तो क्या होगा, अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से आगे बढ़ गई तो क्या होगा, क्षारीय मृदा हो जाएगी। नाम सुना क्षारीय मृदा का, एल्कलाइड सोइल, जिसमें एल्कलाइड होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है। आपने सुना कि जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे किस टाइप के होते हैं, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई मिट्टी देख ली और उसे खाना शुरू कर दिया, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर से कि हमारा बच्चा मिट्टी खाता है। डॉक्टर क्या बोलता है कि इस बच्चे के अंदर क्या है, विटामिन की कमी है, मैग्नीशियम चाहिए इसको मैग्नीशियम चाहिए, इसको और विटामिन चाहिए। तो भाई वो बच्चा मिट्टी क्यों खा रहा है, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसकी पीएच वैल्यू इफेक्ट कर गई और वो 7 से आगे बढ़ गई। तो कैसे बन गई, वो बेसिक बन गई। और जिस मिट्टी की वैल्यू बेसिक होती है वो कैसे होती है, एल्कलाइड। ठीक है, मैं वो लिख रहा हूँ चीज को ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए भैया, पीएच वैल्यू ऑफ सोइल। अब मिट्टी में क्या होता है, जैसे जैसे मिट्टी की पीएच वैल्यू बढ़ती है मिट्टी बेसिक होती है। समझ रहे हो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मिट्टी की पीएच वैल्यू बढ़ रही है मिट्टी एल्कलाइड हो रही है, बेसिक हो रही है। क्यों, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आयन आ रहे हैं, क्लोरीन आयन आ रहे हैं, जो उसे एल्कलाइड बना रहे हैं। तो जैसे जैसे मिट्टी की वैल्यू बढ़ेगी पीएच वैल्यू, तो क्या होगा, एल्कलाइजेशन होगा। अब जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके अंदर क्या होता है, मल्टीविटामिन होता है, मैग्नीशियम की कमी होती है, सल्फर की, एल्यूमिनियम की। वो बच्चे अपनी कमी किससे पूरी करते हैं, मिट्टी से पूरी करते रहते हैं। इसीलिए जहाँ की मिट्टी बच्चे ज्यादा खाते हैं उन वहाँ की मिट्टी में क्या होता है, वहाँ की मिट्टी की पीएच वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे कहते हैं जो क्षारीय मृदा होती है, यानी कि एल्कलाइड सॉइल होती है। अगर कोई बच्चा एल्कलाइड मिट्टी खा रहा है तो उसमें क्या है, उसमें मैग्नीशियम आयन है, उसमें एल्यूमिनियम आयन है। इसलिए पेरेंट्स उसे क्या देते हैं, मल्टीविटामिन की सिरप। क्योंकि मल्टीविटामिन की सिरप में क्या है, मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, जिंक भी है। इसीलिए जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उन बच्चों के लिए क्या होता है, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम और जिंक की जरूरत जाती है। तो पीएच वैल्यू बढ़ने पे क्या हो रहा है, मिट्टी बेसिक हो रही है और इसी मिट्टी की बेसिक वैल्यू से बच्चा अपनी पूर्ति कर रहा है न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए बच्चे को क्या देते हैं, मल्टीवाइटमिन सब दी जाती है ताकि वो इसे ना खाए। दही का पेज कैसा होता है, बेसिक, क्योंकि दही क्या कर रही है, पेट के अंदर गर्मी को दूर कर रही है, क्योंकि वो बेसिक नेचर की है जो एसिड को तोड़ रही है, ठीक है। ये चीजें हैं, तो भी इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अगर हम बात करें दांत की, अब दांत समझिए, पीच वैल्यू ऑफ टीथ। तो पीएच टीथ का मतलब क्या, टीथ में पीच वैल्यू कैसे काम करती है, पीएच वैल्यू ऑफ टीथ, TEETH टीथ। तो दांत में पीएच वैल्यू कैसे काम करती है, क्वेश्चन ये उठता है कैसे। अगर दांत की वैल्यू का पीएच 5.5 से ज्यादा हो रहा है, 5.5 से बढ़ रहा है, अगर ये 5.5 से बढ़ेगा, ये देखिए भाई साहब, अगर तुम्हारे दांतों की पीएच वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे दांत कैसे हैं, क्षारीय बन गए। तो दांत क्षारीय होने पे क्या होता है, तुमने सुना होगा किस दांत हो ना, दांत को एक बार टच करने पर कुछ टिश्यू से फील होते हैं, जैसे कि दो जैसे टीथ है, ये ए है ये बी है। अब टीथ को मैं अब जैसे मैं इसे बोल सुनाता हूँ, जैसे कि दांतों में कभी कभार टच करने पे एकदम ऐसा होता है कि कुछ दांतों में टिश्यू फील हो रही है, कि दांत आपस में कट से रहे, एकदम काटने टाइप फील आता है। तो इससे क्यों हो रहा है, क्योंकि दांत की बेसिटी बढ़ गई है। अगर ये बेसिटी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा कि दांत थोड़े चिरमिराएंगे, अजीब आवाज निकालेंगे, क्योंकि बेसिटी बढ़ गई है। बेसिटी बढ़ने से क्या हमें लॉस होता है, जो दांत होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। इसीलिए अगर दांतों का पेच तुम इफेक्ट करोगे तो क्या होगा, दांतों में चरमाहट फील होगी और अजीब सा क्या होगा, दांत क्रीपिंग टाइप फील करेंगे, अजीब फील होता है, ठीक है। ये चीज है, समझे भाई। ये सब इसमें टॉपिक थे। पीएच वैल्यू इसका लास्ट टॉपिक है, पीएच वैल्यू में कोई लास्ट टॉपिक बचा नहीं है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है एस्टिमेट फॉर चैप्टर से। हमने कुछ ड्रॉप ले ली, किसकी ड्रॉप ली, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन। हमने कुछ बूंदे ले ली, किसकी बूंदे ले ली, हमने एक हल्दी ली, उस हल्दी को पानी मिलाया, उसका सॉल्यूशन बनाया। उस हल्दी के सॉल्यूशन से मैंने क्या किया, कुछ ड्रॉप ले ली और उन ड्रॉप को ले लेने के बाद एक लिक्विड डाल दिया जिसको कलर नहीं है, यानी कि हल्दी ली, हल्दी लेने के बाद मैंने उसे किसमें डाल दिया, हल्दी को पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद एक छोटी सी बूंद ली, उस बूंद को डाल दिया मैंने ऐसे लिक्विड, कलर ही नहीं है, यानी कि हल्दी का कलर तो रेड है पर कलरलेस लिक्विड तो भाई साहब उसमें कलर ही नहीं है। अब उन्हें मिला दिया तो मिलाने पे क्या होगा कि उनका जो कलर है वो रेड आया। अब रेड क्यों आया, पातियाँ आती है, मतलब मैंने क्या, सिंपली समझो, मैंने एक हल्दी का सोल्यूशन बना लिया, बनाने के बाद उसकी ड्रॉप ली, ड्रॉप को पकड़ने के बाद मैंने उसे किसी कलरलेस लिक्विड, जिस लिक्विड को कलर ना उसमें मिला दिया। अब क्या होगा, मिलाने के बाद अब जो हल्दी है और जो कलरलेस लिक्विड है उनसे मिलके क्या बना, एक रेड कलर बना। और वो क्यों बना, तो उसमें एक एसिड था HCl, डिस्टिल वाटर था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड थे, लेमन जूस था, बात यहाँ आती है। सर सही आंसर चूज करना है ना आपको। देखिए डिस्टिल वाटर क्या होता है, बैटरी का जल, और बैटरी का जल हमेशा कैसे काम करता है, बैटरी का जल हमेशा थोड़ा ग्रीन का कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो रेड कलर देगा नहीं कभी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आयन है, तो ये तो एलिमिनेट कर दो इसको। लेमन जूस भी, लेमन जूस कैसे हो सकता है, लेमन जूस तो तुम्हारा येलो कलर का होता है। अब जो लेमन जूस है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी इतनी हाई नहीं होती, क्योंकि ये 2 से 3 वैल्यू में होता है। लेमन का पीएच 2 से 3 का पीएच है। अब ये तो पीएच थोड़ा सा कम हो गया, बट इस पीएच से ज्यादा किसकी वैल्यू ज्यादा है, HCl की, क्योंकि जो HCl है किसके बीच काम करता है, 1 से 2 के पीएच के बीच काम करता है। अगर हमारा HCl 1 से 2 पीएच काम करे तो मतलब क्या है, HCl बहुत रिएक्टिव है। अगर HCl बहुत रिएक्टिव है तो उसका मतलब क्या है, क्या समझ रहे हो भैया, दिमाग लगाओ। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेड कलर कौन देगा, HCl देगा। यहाँ क्या होती है, यहाँ मेन कंफ्यूजन ये थी कि दोनों ऑप्शन सही आ रहे थे, ये भी एंड ये भी। पर अगर हम छाटे तो लेमन जूस का पीएच कितना, 2 से 3 पीएच है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी इतनी है। पर अगर हम इसी रिएक्टिविटी को कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, HCl से कंपेयर करें तो कम बैटरी है, तो ज्यादा बैटरी है, ये मतलब ये जो रिएक्टिविटी है कम है और ज्यादा है। क्योंकि क्या होता है, एसिड में न्यूट्रल से पीछे जाने पे क्या होता है, न्यूट्रल से पीछे जाओगे तो एसिडिक्शन बढ़ेगी, यहाँ इसकी एसिडिक्शन बहुत ज्यादा ही जल्दी तोड़ पा रहा है। तो रेड कलर कौन देगा, HCl देगा, कौन देगा, HCl देगा। तो टर्मरिक सॉल्यूशन को पकड़ो, उसकी ड्रॉप लो, ड्रॉप लेने के बाद उसे कलरलेस लिक्विड डाल दो, और डालने के बाद तुम्हें रेड कलर देगा। डिस्टिल वाटर हमेशा ग्रीन कर देता है, चार्ज आयन की तरह। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कभी कलर नहीं देता है, तो कपूर की तरह काम करता है, नौशादा की तरह काम करता है, तो रिमूव कर दो पहले।
लेमन जूस का पीएच क्या है 2 से 3 है, बट HCl का है बहुत रिएक्टिव है। HCl का पीएच क्या है, HCl का पीएच 1 से 2 है, तो क्या है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जिस कारण ये रिएक्टर जल्दी दे देगा और ये देर से देगा। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना समझता। ठीक है, जो मैंने नई सीरीज निकाली योद्धा सीरीज, इस सीरीज में मैं आपको एक योद्धा एक वॉरियर की तरह क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन भले ही कम हो पर अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे इस सीरीज के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये। जिप्सम का फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला ऑफ जिप्सम पूछ रहा है। अब अगर हम देखें तो जिप्सम के सूत्र जो है, ये टॉपिक आगे वाला है, ये टॉपिक रह गया। ये जो टॉपिक है ना बेकिंग सोडा वाले में आगे आगे क्लास में करा दूंगा, रह गया है, पर हम पढ़ लेते हैं इसे। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कॉपर सल्फेट टू हाफ H2O, कॉपर सल्फेट 2H2O और कैल्शियम सल्फेट। याद रखना जिप्सम में हमेशा क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। जहां कॉपर सल्फेट आएगा तुम्हें आइडेंटिफाई करना कॉपर सल्फेट कहां पर है। जहां पे तुम्हें दिखा ना कैल्शियम सल्फेट है, तो यहाँ क्या CaSO4 लिखा पड़ा है, कैल्शियम सल्फेट इसे रिमूव कर दो। ठीक है, ये कैल्शियम सल्फेट है, रिमूव करो, 2 ऑप्शन हटा दो यूं, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमेशा कॉपर जिप्सम में क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। और अगर जिप्सम में क्या होता है कि जो H2 होता है पूरी मात्रा में नहीं होता, वो H2 आधी मात्रा में होता है। अगर ये आधी मात्रा में तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट इंटू हाफ H2O। यानी जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट इंटू हाफ H2O। समझ आया, ये सही सूत्र है। अब रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं देखो, यहाँ पे NaCl है, H2O है, NH3 है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, अमोनिया है, CO2 है। इनकी रिएक्शन करके मुझे क्या मिलेगा, क्वेश्चन ये है। सॉल्व करें इसको, मुझे एक याद करना है और ये NH4 मुझे दे रखा है। अब देखिए रिएक्शन के मैकेनिज्म समझ लो, रिएक्शन तुरंत सॉल्व हो जाएगी। कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। NaCl ये तुम्हारा NaCl, 2H2 को अलग कर दो, N के साथ 3H लगा दो, ऐसे 3H लगा दिए, 3H, NaCl HOH यानी H2O और NH3 के 3 हाइड्रोजन लाइन में जोड़ दे सीरीज क्रम में। CO2 की बात करो तो सर CO2 मैंने इस तरह लगा दिया। अब देखिए NH4 सेल कैसे बना, समझे कुछ, NH4 सेल कैसे बना, बात ये आती है, समझते हैं NH4 सेल कैसे बना। ये देखिए NH4 सेल कैसे बना मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो 3 है, ये तो NH3 है, इस 3NH ने क्या किया, इस H और सेल को पकड़ लिया, तो इससे क्या बन गया, NH4Cl, NH3 तो ये रहा, HCl ये रहा, तो क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब अमोनियम क्लोराइड बनने के बाद क्या बचा मेरे पास, अमोनियम क्लोराइड बनने के बाद मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचते हैं एक सोडियम, एक हाइड्रोजन और 2 CO2 बचे पड़े। तो मैं क्या करूं, मैं सिंपल से रिएक्शन कर दूं कि मैं हाँ Na और OH को मिला दूं, तो क्या बन जाएगा NaOH। तो A क्या होगा हमारा NaOH और बाकी हमारा CO2 होगा। समझ लो क्या है कि जो NaCl है उस NH3 ने इस सेल को जोड़ के NH4 सेल बना लिया और बाकी रिएक्शन वही रह गई। अब मैं इस रिएक्शन को लिखता हूँ। अब हो क्या रहा है, जो बन गया सो बन गया, बाकी हम बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो ये सोडियम क्लोराइड तो है, सोडियम क्लोराइड को पकड़ लो, ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन में क्या क्या है। वैसे एक्चुअल में ओपन ऑप्शन से नाम ताकि अपने बताता हूँ। H2O, NH3, C2, इसे पकड़ो, NH3 और ये भी HCl है, तो क्या बन जाएगा NH4Cl। इसे इस पार्ट को रिमूव करके NH4Cl बना दो। इसके बाद यहाँ कोई बेस तो बन नहीं रहा, तो NOH तो मैं बना नहीं सकता, तो NOH का तो ऑप्शन हट गया। अगर बेस नहीं बनेगा तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, इस रिएक्शन में मेरा ये होगा कि जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में मेरा ये होगा कि जो ये Na है, ये Na इस 2 CO में एक को जोड़ लेगा। एक तो मेरा सोडियम हो गया, एक मेरा सोडियम है, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है और एक ये ऑक्सीजन और मिल गया, तो क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट।
इससे क्या बन जाएगा, ये में सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, तो मतलब हो क्या रहा है, सारे अमोनियम क्लोराइड तो बाहर निकल गए। अमोनियम क्लोराइड के बाहर निकलने के बाद मेरे पास क्या बचता है, कार्बन कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और एक H2O का O और एक सोडियम, तो वही बन गया Na2CO3। लिख देते हैं मैकेनिज्म को, आंसर इसका मिल गया। NaCl पहले से ही था, H2O ये था, अमोनिया तुम्हारा ये है, CO2 तुम्हारा ये है। रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये NH3 है, NH4 नहीं है, ये NH3 है, ये NH3 हो गई। इस NH3 में क्या हुआ, HCl और ऐड होगी। NH3 तो थी है, इसमें HCl और ऐड होगी, तो क्या बन गया, NH4Cl बन गया, मैं क्या NH4Cl। अगर तुम NH4Cl बना चुके हो, 3 N और H3 और HCl मिला दिया तो NH4Cl बना दिया। इस अमोनियम क्लोराइड को बनाने के बाद मुझे क्या चाहिए, NH4Cl बनाने के बाद मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है, मुझे बनाना है प्रोडक्ट कार्बोनेट, क्योंकि इसमें बेस तो बनेगा नहीं, बेस ना बन के उसका कार्बोनेट बनेगा। कार्बोनेट कैसे बनता है मैं बताता हूँ। एक सोडियम, समझ गए, और 2 कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन से ये मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बन, सिंपल से Na2CO3 मिल जाएगा। वही रिएक्शन है, घूम फिर के सेम वही रिएक्शन आ रही है। एक क्वेश्चन बायोलॉजिकल है, उसके बाद हम इसे खत्म करके नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे। ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर जो होते हैं आपके क्या पहचानते हैं, तो जो हमारे ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर है वो क्या पहचानने में हेल्प कर रहे हैं, टच को, टेस्ट को, स्मेल को, लाइट को। ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर, ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर की तरफ ध्यान दो पहले, ये क्या पहचानेंगे, ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर। टच को पहचानेंगे नहीं, टच कभी नहीं पहचानते, गलत। ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या होते हैं, हमारे पसीने वाले रिसेप्टर, पसीना, ठीक है, जो हमारी ग्लैंड निकलती है, ऑयल ग्लैंड, जिससे हमारी बॉडी की एक्सक्रीशन होती है, वहां पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर काम करता है, यानी कि हमारे एक्सक्रीशन के लिए काम कर रहे हैं। टेस्ट को पहचानेंगे, कहते नहीं पहचानेंगे, इसके लिए टेस्ट बढ़ेगा, हमारी जीभ पे टेस्ट बनाएगी। लाइट को पहचानेंगे, लाइट तो आंख लाइट करती है। स्मेल को पहचानेंगे, ये सही ऑप्शन है। अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है कि जो ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर है वो क्या पहचान रहे, ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या पहचान रहे, क्योंकि ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या होते हैं, पसीने वाले रिसेप्टर होते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, वेस्ट बाहर निकालती है, हमारी बॉडी क्या करती है, वेस्ट बाहर निकालती है। उस वेस्ट को बाहर निकालने तरीके क्या होते हैं, नाक में जो वो होता है पसीना, उसको तो बाहर निकालते हैं। जिसकी नाक ऑयली होती है उसकी नाक से एक्सक्रीशन होता है वेस्ट मटेरियल का, वो टच नहीं कर सकती, या वो टच फील नहीं करती, टेस्ट फील नहीं करती, लाइट फील नहीं करती, वो हमेशा स्मेल फील करती है। ठीक है, सो आगे की चीज पर इतनी है, कल मिलते हैं। सोडियम कार्बोनेट, जो भी तुम्हारे बाइक कार्बोनेट वगैरह जो टॉपिक है वो कल फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म होगा एसिड एंड सॉल्ट का। ठीक है, ये आज की वीडियो थी, इसके बाद कल मिलते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। सो सबको मैं तो हैप्पी होली, एंड हैप्पी होली एकदम ध्यान से मनाएं, एकदम सेफ्टी के साथ। सो कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।